बच्चों, हम बात कर रहे हैं रोकड़ प्रवाह विवरण की और पिछले वीडियो में हमने रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ, लाभ, उद्देश्य और तीनों गतिविधियों के बारे में बेसिक और सैद्धांतिक जानकारी ले ली थी। आज से हम चालू करने जा रहे हैं एक एक गतिविधियों को इंडिविजुअल। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं परिचालन गतिविधि। तो आइए शुरू करते हैं। परिचालन गतिविधि की गणना किस तरीके से की जाती है? परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करना। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करने से पहले आपको परिचालन क्रिया का अर्थ पता होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, आपके व्यापार की जो मूलभूत क्रिया है वो ही परिचालन क्रिया है। एक कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा बेचना उसकी परिचालन क्रिया है। एक होटल व्यवसायी के लिए ग्राहकों को रहने की सुविधा देना, भोजन की सुविधा देना उसकी परिचालन क्रिया है। इसके अलावा एक परचूनी की दुकान के लिए, किराने की दुकान के लिए लोगों को राशन उपलब्ध कराना या फिर विभिन्न प्रकार के प्रोविजनल आइटम उपलब्ध कराना उसकी परिचालन क्रिया है। यानी आप कह सकते हैं व्यवसायियों के लिए माल का क्रय करना, विक्रय करना और व्यापार से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यय करना ही परिचालन क्रिया कहलाती है। और इस परिचालन क्रिया से जो रोकड़ की उत्पत्ति होती है वो परिचालन क्रिया से उत्पन्न हुआ रोकड़ कहलाता है। जरा गौर करें, परिचालन क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो व्यवसाय के सामान्य व्यवहार यथा माल का निर्माण, क्रय, विक्रय, सेवाओं को प्रदान करने से संबंधित है। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोकड़ परिचालन क्रियाओं से रोकड़ कहलाता है। तुलनात्मक चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते में दी गई सूचना तथा अतिरिक्त सूचना की सहायता से परिचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह की राशि ज्ञात की जा सकती है। तुलनात्मक चिट्ठे से क्या मतलब है? यहां पर हम तभी रोकड़ प्रवाह की गणना कर पाएंगे जब हमें चिट्ठे की 2 वर्ष की मदें दे रखी हो, तभी यहां पर रोकड़ प्रवाह की गणना हो पाएगी। इसीलिए कहा गया है तुलनात्मक चिट्ठा या फिर जो लाभ हानि विवरण दिया गया है, इन दोनों की सहायता से परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना की जा सकती है। किंतु लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि की राशि रोकड़ शेष में हुई वृद्धि या कमी की उसी राशि को नहीं दर्शाती है। क्या मतलब है इस लाइन का? यानी कि मान लीजिए आपका पिछले वर्ष का लाभ था 70,000 रुपए और इस वर्ष का लाभ है 90,000 रुपए, या इसे कंपैरिजन में छोड़िए, ऐसे मान लीजिए कि चालू वर्ष में हमें 70,000 रुपए का लाभ हुआ, तो क्या रोकड़ शेष भी 70,000 रुपए की वृद्धि दिखाएगा? यह जरूरी नहीं है कि जितना लाभ या हानि हो हमारे कैश में भी उतना ही परिवर्तन हो, क्योंकि कैश में केवल रोकड़ी मदों को शामिल किया जाता है, जबकि लाभ हानि विवरण में बहुत सी ऐसी मदें हैं जो रोकड़ी नहीं होती, परिचालन क्रियाओं से संबंधित नहीं होती, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो जब कभी भी लाभ हानि विवरण की सहायता से रोकड़ प्रवाह विवरण की गणना करनी है तो उसमें बहुत सारे समायोजन करने होंगे। गैर रोकड़ी मदें जो गलत घट गई हैं उन्हें वापस जोड़ना होगा। कोई असाधारण आय जो जुड़ी हुई है उसे घटाना होगा। अगर कोई क्रिया वित्तीय क्रिया या फिर विनियोग क्रिया से संबंधित है तो उसका समायोजन करना होगा। उसके बाद ही आप परिचालन क्रिया से सही रोकड़ प्रवाह की गणना कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो लाभ हानि का विवरण है उसका शेष या लाभ हानि विवरण से जो लाभ आया है वो और रोकड़ में होने वाली वृद्धि कमी समान नहीं हो सकती, क्योंकि सभी मदें केवल नकद रूप में नहीं होती हैं, जबकि रोकड़ खाते में तो सभी मदें नकद रूप में होती है, बल्कि उसमें गैर नकद मदों को भी दर्शाया जाता है। इसलिए लाभ हानि खाते के आधार पर परिचालन क्रियाओं से रोकड़ ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाते में दर्शाई गैर नकद मदों जैसे हास आदि का प्रभाव समाप्त करना होगा और चिट्ठे की कुछ मदों को भी ध्यान में रखना होगा। इसी कारण लेखा मानक प्रमाप 3 जिसे संशोधित किया गया वो परिचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने की 2 विधियों की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। पहले हम इन शाब्दिक अर्थों को समझ लेते हैं।
अप्रत्यक्ष विधि, जब परिचालन क्रियाओं की गणना आप लाभ हानि खाते के शेष से करेंगे तो वो अप्रत्यक्ष विधि होगी, क्योंकि उसमें सभी गैर रोकड़ी मदें या गैर परिचालन मदें ऑलरेडी घटी हुई हैं, तो आप उनका विपरीत समायोजन कर यानी जो गलत घटी हुई है उन्हें वापस जोड़कर और जो गलत जुड़ी हुई है उन्हें वापस घटाकर आप समायोजन करेंगे। यानी आप उन मदों को लेंगे जो परिचालन क्रियाओं से संबंधित नहीं है, जबकि गणना आप किसकी कर रहे हैं, परिचालन क्रिया की कर रहे हैं। तो यह विधि कौन सी होगी, अप्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का मतलब, जैसा मैंने आपको कहा कि परिचालन क्रिया का मतलब है माल खरीदना, माल बेचना, व्यापार के खर्चे करना। तो फिर क्या करना चाहिए, जो माल बेचा है उससे जो रोकड़ प्राप्ति हुई उसे एक तरफ रख लीजिए और जो खर्चे हुए हैं माल से संबंधित उन्हें एक तरफ रखकर और उसमें से उसे घटा दीजिए, तो जो राशि आएगी वो परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण होगी। तो प्रत्यक्ष विधि में वास्तव में परिचालन मदों को लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष विधि में लाभ हानि विवरण की सहायता से और गैर परिचालन मदों की सहायता से, जो कि लाभ हानि विवरण में शामिल कर ली गई हैं, उनकी सहायता से रोकड़ प्रवाह विवरण की गणना की जाती है। तो हम बात करने जा रहे हैं पहले अप्रत्यक्ष विधि की। अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह की गणना करने हेतु निम्न विवरण तैयार किया जाता है। एक स्टेटमेंट आपको समझा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स। आपको सबसे पहले तो जो प्रॉफिट सवाल में दिया गया है उसमें कर का समायोजन कर उसे बिफोर टैक्स में बदल लेना है, यदि उसमें से टैक्स घटा हुआ है तो, और उसे इस स्टेटमेंट के सेकंड कॉलम में रख देना है। अब आपको यहां पर कुछ मदें हमने सैंपल के तौर पर ली हैं, सारी मदों को शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन जो मोस्टली सवालों में होती हैं या ज्यादातर प्रश्नों में शामिल की जाती हैं या ज्यादातर प्रश्नों में मतलब इन्हीं मदों का समावेश होता है, उन मदों को हमने स्टेटमेंट में शामिल किया है। डेप्रिसिएशन, ये हम प्रॉफिट में वापस जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये परिचालन क्रिया का ही खर्चा है, लेकिन ये गैर रोकड़ी खर्चा है, जबकि प्रॉफिट में से घटा हुआ है, तो इसे वापस जोड़ेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, यदि वो घट रही है तो ख्याति बेची नहीं है बल्कि उसे लाभ हानि खाते से चार्ज किया है, जबकि ये भी परिचालन क्रिया का खर्चा नहीं है, तो इसे भी वापस हमने जोड़ा है। ट्रांसफर टू रिजर्व, आपको 2 वर्षों का रिजर्व दे रखा है, सपोज दैट जनरल रिजर्व प्रथम वर्ष का 20,000 और दूसरे वर्ष का 25,000, तो इसका मतलब क्या है, इस साल आपने लाभों में से 5,000 रुपए निकालकर जनरल रिजर्व में डाले, तो वो भी किससे चार्ज किया है, लाभों से चार्ज किया है, जबकि ये एक परिचालन खर्चा नहीं है, तो इसे भी हमने वापस ऐड किया है। डिविडेंड चार्ज टू पीएनएल, डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा है, लेकिन घटाया हुआ कहां से है, पीएनएल से घटाया हुआ है, तो इसे भी हमने वापस ऐड किया है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यदि किसी संपत्ति को आप बेचते हैं और उसको बेचने से अगर कोई हानि होती है तो वो विनियोग गतिविधि से संबंधित होना चाहिए, लेकिन हम सभी लॉसेस को कहां लेकर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये प्रॉफिट भी इसमें से घटा हुआ है, इसलिए हमने इसे वापस जोड़ा है। अप्रत्यक्ष विधि में उन मदों को आप वापस समायोजन किया जाएगा जो गलत घट गई है, तो ये सभी मदें यहां तक जो हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तक ये गलत घटी हुई हैं, तो इन्हें वापस जोड़ा है। डिविडेंड रिसीव्ड, यदि आपने किसी विनियोग पर लाभांश प्राप्त किया है तो वो विनियोग गतिविधि से संबंधित है, लेकिन आपने उसे कहां जोड़ा होगा, लाभ हानि खाते में लाभ हानि विवरण बनाते समय, तो इसे घटाया है। जो मदे कोष्टक में लिखी है हमने, इसका मतलब हम उसे लेस कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यदि किसी संपत्ति को बेचने से लाभ हुआ है तो वो आपके लाभ में जुड़ा हुआ होगा, तो इसे भी आपको क्या करना है, लेस करना है। क्यों, क्योंकि परिचालन गतिविधि का लाभ नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी विनियोग गतिविधि का लाभ है, तो इसे यहां से लेस करेंगे। तो इस प्रॉफिट में इन मदों को जोड़ने के बाद और इन मदों को घटाने के बाद ये जो रिजल्ट आ रहा है वो हमने यहां लिखा है, और फिर इस प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को जोड़कर जो अमाउंट निकल कर आया इसे
कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अगर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद अब क्या करना होगा? वर्किंग कैपिटल चेंज यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें वर्किंग कैपिटल का समायोजन अभी करना बाकी है। और वर्किंग कैपिटल किससे संबंधित होती है? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज से। तो अब जरा गौर करें, इंक्रीज इन करंट असेट्स, इसे आप कोष्टक में रखेंगे क्योंकि यदि आपकी चालू संपत्तियां बढ़ रही हैं तो इसका मतलब व्यापार से रोकड़ प्रवाह जो हुआ है वो पैसा बाहर गया है, आउटफ्लो हुआ है। डिक्रीज इन करंट असेट्स की बात की जाए, अगर करंट असेट्स डिक्रीज हो रही हैं, सपोज दैट स्टॉक 25 से 20 हो गया तो इसका मतलब 5000 का स्टॉक बिक गया है या कुल मिलाकर उससे रोकड़ प्राप्त हो गई है, तो उसे आपको ओपन में रखना है क्योंकि उसे जोड़ना है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यदि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब व्यापार में इनफ्लो हुआ है, इसे ओपन में रखना है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यदि करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो उसे आपको घटाना है और इन चारों का रिजल्ट यहां ले आना है। और कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज जो आया उसमें इसका समायोजन करने के बाद ये जो मद आएगी इसे बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके बाद में आयकर का समायोजन करने के बाद आप पहुंच जाएंगे नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन यहां पर इस स्टेटमेंट को समझना एक बार में ही समझ में नहीं आएगा, आपको इन मदों को समझना होगा और साथ ही साथ यहां करंट असेट्स में बाकी सभी मदे लेनी है। ट्रेड रिसीवेबल लेना है, ट्रेड पेएबल लेना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेना है, अक्रूड इनकम को लेना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मदों को नहीं लेना है। वो करंट असेट्स होती हैं लेकिन यहां पर उन्हें छोड़कर बाकी सबको लेना है। कैश को, बैंक ओवरड्राफ्ट को, ट्रेजरी बिल्स को, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को, इनको नहीं लेना है। बाकी मदें जो भी दी जाए उनको सबको लेना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, बाकी सभी मदों को यहां शामिल करना है। एक बार फिर से देखें, सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिया, फिर जो गलत गैर रोकड़ी मदें या असाधारण मदें घटी हुई थी उन्हें जोड़ा और यदि कोई असाधारण लाभ जुड़े हुए थे तो उन्हें घटाया। ऐसा करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसे क्या कहा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और फिर वर्किंग कैपिटल चेंज करने के लिए चार बातें ध्यान रखें। यदि सीए इंक्रीज होती है यानी करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो उसे लेस करना है। यदि करंट असेट्स डिक्रीज होती है तो उसे ऐड करना है। यदि करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे ऐड करना है और यदि करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो उसे लेस करना है। इन सब का रिजल्ट यहां आ गया और फिर आपने इसमें एडजस्टमेंट कर ये अमाउंट निकाल लेना है जिसे क्या कहना है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके बाद में टैक्स पेड को क्या करना है? घटाना है। और यदि कोई कर की वापसी हुई है तो उसे अलग से ऐड करना है। ये रिजल्ट आपका जो होगा वो होगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। दो शब्द हमने यूज किए हैं स्टूडेंट्स, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है यानी धनात्मक आ रहा है तो आप इनफ्लो यूज करेंगे, इसका मतलब परिचालन गतिविधियों से रोकड़ व्यापार में आया है। और यदि कम मतलब नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ऋणात्मक शेष बच रहा है, माइनस में राशि बच रही है, तो फिर आउटफ्लो लिखना होगा। कुछ नोट्स हमने लगाए वो देखिए। कोष्टक में दी गई मदें घटाई जाएंगी जबकि बिना कोष्टक वाली मदें जोड़ी जाएंगी। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने स्टेटमेंट में ब्रैकेट में रखी है वो आपको घटानी है और जो हमने स्टेटमेंट में ओपन रखी है उन्हें आपको ऐड करना है। यदि परिचालन गतिविधि का अंतिम परिणाम ऋणात्मक है, हम बात कर रहे हैं इस परिणाम की, इसकी ये है अंतिम परिणाम। यदि ये ऋणात्मक है तो आपको लिखना है नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यदि ये धनात्मक है तो आपको लिखना है नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट है। अब कुछ विशेष प्रोविजंस की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। कुछ विशेष प्रोविजन जो दिए गए हैं, कुछ विशेष मदें अगर सवाल में आ जाएं तो उन्हें आप किस तरीके से हल करेंगे उनकी बात करना चाहूंगा। विशेष मदों हेतु प्रावधान, और उस विशेष मद में सबसे इंपॉर्टेंट मद है
प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कई बार प्रश्न में स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। यदि प्रश्न में कर के लिए आयोजन यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स दिया जाए तो निम्न बातों को ध्यान में रखकर इसे हल करना है। क्या है? यदि प्रश्न में इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स इस तरह से दिया जाएगा, जरा इस बात को समझें स्टूडेंट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स 2006 और 2007, मान लीजिए 2006 का आपको दिया गया 5000 और 2007 का आपको दिया गया 8000, और इनके संबंध में और कोई सूचना नहीं दी, केवल आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के कौन से बैलेंस दे दिए? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, और कहीं पर भी टैक्स से रिलेटेड आपको कुछ भी सूचना नहीं दी, ना आपको इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ना नीचे जो समायोजन दिए जाते हैं सवालों में आगे जाकर आएंगे उसमें कहीं कोई सूचना नहीं दी। तो क्या करना है जरा ध्यान से समझें। नॉर्मली आप जो कैश फ्लो बना रहे होंगे वो बना रहे होंगे 2007 का, क्योंकि करंट ईयर यही है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, 2007 में आपने जो कर चुकाया होगा वो 5000 रुपए चुकाया होगा। जब कोई सूचना नहीं है तब कह रहा हूं मैं, 5000 रुपए कर चुकाया होगा, क्योंकि 2007 में 2006 की इनकम पर कर चुकाया होगा। और आपने लाभ हानि खाते में जो कर लिखा होगा वो लिखा होगा 8000 रुपए। यानी मेरे कहने का मतलब है नकद में जो भुगतान किया होगा वो तो किया होगा 5000, लेकिन जब लाभ हानि विवरण बनाया होगा तो उसमें जो कर लिखा होगा वो लिखा होगा 8000। अब करना क्या है, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हल कर रहे हैं तो 8000 रुपए तो आप प्रॉफिट में ऊपर जोड़ देंगे और 5000 रुपए ऑपरेटिंग में नीचे ही नीचे घटाएंगे। जैसे आप देखिएगा यहां पर, आप यहां पर जो टैक्स पेड घटाएंगे वो 5000 नकद वाला भुगतान करेंगे, और यहां पर जो देखिए आपको लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका मतलब इस प्रॉफिट में टैक्स जोड़कर फिर यहां पर लिखना है। इसमें आप क्या करेंगे, 8000 जो करंट ईयर का प्रॉफिट घटा हुआ है प्रॉफिट में से वो आपको ऐड करना होगा। तो जरा देखिएगा ये क्या बातें लिखी हुई है। यदि प्रश्न में इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही दिए गए हैं, अतिरिक्त कोई सूचना नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस को पेड तथा क्लोजिंग बैलेंस को चार्ज, पेड मतलब चुकाया हुआ और चार्ज मतलब लाभ हानि खाते से चार्ज किया हुआ माना जाएगा। अर्थात क्लोजिंग बैलेंस को ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ना है। अगर आपने प्रॉफिट में जोड़ दिया तो अलग से नहीं जोड़ना, ऊपर प्रॉफिट में शामिल कर लेना है। तथा ओपनिंग बैलेंस को सबसे नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही घटाया जाएगा, जहां पर टैक्स पेड लिखा हुआ है वहां ओपनिंग बैलेंस को घटाया जाएगा और ये 8000 रुपए प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। ये तब करना है जब आपको टैक्स के केवल 2 बैलेंस दिए जाएं, लेकिन उनके संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाए। यदि प्रश्न में इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए जाएं और नीचे सूचना भी हो तो इसका अकाउंट बनाकर हल किया जाएगा। इसका आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा और अकाउंट से सूचनाएं निकालकर फिर इसको हल करना पड़ेगा। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 2006 का टैक्स दे रखा है 10,000 रुपए, 2007 का टैक्स दे रखा है 11,000 रुपए और वर्ष के दौरान 8,000 रुपए कर का भुगतान किया। देखिए इसके लिए सूचना दे दी, और अगर सूचना दे दी तो अब जो पीछे बात आपको समझाई है कि ओपनिंग बैलेंस को नीचे घटा देंगे, क्लोजिंग को ऊपर प्रॉफिट में जोड़ देंगे, वो नहीं कर सकते। आपको पहले वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाना होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कैसे बनाया जाता है बात करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का फॉर्मेट ये है। एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, किसी भी खाते को बनाने से पहले आपको देखना होगा कि वो संपत्ति पक्ष का खाता है या दायित्व पक्ष का खाता है। अगर वो संपत्ति पक्ष का खाता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। चाहे कोई सी भी संपत्ति हो, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीन अकाउंट। और अगर कोई भी दायित्व पक्ष का खाता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्योंकि लायबिलिटीज क्रेडिट की होती है, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। अगर यहां पर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करूं तो प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 10,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस 11,000 रुपए टू में आएगा। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 10,000 और टू बैलेंस सीडी 11,000। इसकी सूचना को यूज करते हैं। वर्ष के दौरान 8,000 रुपए कर चुकाया। अगर आपने कर 8,000 रुपए चुकाया तो क्या जर्नल एंट्री की होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू
कैश, तो यहां पर लिख दीजिए टू कैश 8,000 रुपए, और जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो ये 19,000, जबकि बाय पीएनएल अंतर की राशि आ जाएगी 9,000 रुपए। अब जरा ध्यान दें, अब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब आपने 8,000 रुपए नकद चुकाया है, लेकिन लाभ हानि खाते से चार्ज किया है 9,000 रुपए। तो ये जो 9,000 है ये ऊपर प्रॉफिट में जोड़े जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और 8,000 नकद चुकाए हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स को समझने के बाद ऐसी ही एक और स्पेशल मद है प्रस्तावित लाभांश या प्रपोज्ड डिविडेंड। यदि प्रश्न में प्रस्तावित लाभांश और प्रपोज्ड डिविडेंड नाम की मद दी जाए और केवल उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए जाएं तो प्रश्न को किस तरीके से हल करना है, पहले इसकी बात करते हैं। यदि आपको प्रस्तावित लाभांश, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है लेकिन उसके संबंध में कोई सूचना नहीं है, यानी कि मान लीजिए 2006 और 2007 के आपको डाटा दिए गए हैं, इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड प्रथम वर्ष का 15,000 रुपए और दूसरे वर्ष का 18,000 रुपए दिया गया है। चालू वर्ष जो है, करंट ईयर जो है वो 2007 है, ऐसा हम बात कर चुके हैं। तो यहां पर भी टैक्स ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, 2007 में आपने लाभांश 2006 का भुगतान किया होगा। लाभांश चुकाना वित्तीय क्रियाकलापों की मद है, तो यहां पर हम इसे ऑपरेटिंग के बारे में क्यों ऑपरेटिंग में से डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि है तो ये वित्तीय क्रियाकलाप की मद, लेकिन हम यहां पर परिचालन गतिविधि में, अप्रत्यक्ष विधि में लाभों की सहायता से परिचालन रोकड़ प्रवाह निकालना चाह रहे हैं, और ये लाभांश परिचालन गतिविधि में से घटा हुआ है, तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस जोड़ना होगा ताकि इसका प्रभाव समाप्त हो सके और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाना होगा। टैक्स को ऑपरेटिंग में ही जोड़कर ऑपरेटिंग में ही घटाना है, लेकिन प्रपोज्ड डिविडेंड को ऑपरेटिंग में जोड़कर फाइनेंसिंग में घटाना है, वित्तीय क्रियाकलाप में घटाना है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो आपने रियल में जो भुगतान किया होगा वो किया होगा 15,000 रुपए, क्योंकि 2007 में आप 2007 का लाभांश नहीं चुकाएंगे, 2006 का चुकाएंगे, तो ये तो जाएगा फाइनेंसिंग में, जबकि आपने लाभ हानि खाते से जो चालू वर्ष में चार्ज किया होगा वो किया होगा 18,000 रुपए। तो कहने का मतलब है कि जब प्रस्तावित लाभांश का प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष दिया जाए लेकिन उनके संबंध में कोई सूचना ना दी जाए तो प्रारंभिक शेष को पेड किया हुआ और अंतिम शेष को चार्ज किया हुआ माना जाएगा। जो चार्ज किया माना जाएगा उसे लाभ हानि खाते में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ना है, नेट प्रॉफिट में ऐड करना है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से लेस करना है। यदि प्रश्न में प्रस्तावित लाभांश दिया जाए तो निम्न बातों को ध्यान में रखकर इन्हें हल करना है। यदि प्रश्न में इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं, अतिरिक्त कोई सूचना नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस को क्या मानेंगे, पेड मानेंगे, तथा क्लोजिंग बैलेंस को क्या मानेंगे, चार्ज किया हुआ मानेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस को ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ना है तथा ओपनिंग बैलेंस को फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी वित्तीय क्रियाकलापों में से लेस करना है। ये तो तब जब शेष दिया जाए कौन सा, प्रारंभिक या और अंतिम, लेकिन नीचे कोई सूचना आपको नहीं दी जाए। अब बात करते हैं इनकी सूचना अगर दी जाए तो इन्हें किस तरीके से हल किया जाएगा। तो यदि प्रश्न में इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हैं, दिए गए हैं और नीचे सूचना भी है, तो इसका अकाउंट बनाकर इसे हल किया जाएगा। और किस तरीके से किया जाएगा वो देखिएगा। देखिए प्रश्न हमने लिया है, एक उदाहरण हमने लिया है, 2006 2007 दो डिविडेंड आपको दिए हुए हैं। प्रपोज डिविडेंड प्रथम वर्ष का 10,000 जबकि 2007 का 11,000 रुपए दिया गया है, और वर्ष के दौरान 18,000 रुपए लाभांश का आपने क्या किया है, भुगतान किया है। तो यहां पर लाभांश से संबंधित 3 सूचना हो गई, इसलिए आपको तैयार करना होगा प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। जिस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स एक दायित्व की मद है, उसी तरीके से प्रपोज्ड डिविडेंड भी एक दायित्व की मद है, जिसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसके बैलेंस को उतारते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 11,000।
साथ ही साथ वर्ष के दौरान 18,000 रुपए लाभांश चुकाया। तो लाभांश अगर चुकाया है तो आपने एंट्री की होगी प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश 18,000 रुपए। अब हम इस खाते का योग लगाएंगे तो यहां योग आ रहा है 29,000, 29 में से 10 घटाएंगे तो बाय पीएनएल या बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अमाउंट आ जाएगा 19,000 रुपए। अब इसे कैसे हल करना है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई रोल नहीं है, जो टू कैश 18,000 है ये आपने चुकाया है, इसे आप वित्तीय क्रियाकलाप यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस करेंगे और ये जो 19,000 डिफरेंस आया है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या बाय पीएनएल करके, ये आपने लाभ हानि खाते से चार्ज किया है। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निर्धारण करते समय इसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे। आपको बात समझ में आई होगी। हमने दो विशेष बातें की, एक प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरी बात की प्रपोज्ड डिविडेंड। एक बार सुन ले, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऑपरेटिंग में ही जोड़कर ऑपरेटिंग में ही नीचे घटाना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद। लेकिन अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करूं तो उसमें जो डिविडेंड नाम की मद आती है, उस डिविडेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रपोज्ड डिविडेंड नाम की मद को ऑपरेटिंग में जोड़ना है, क्योंकि वहां से वो घटी हुई है यदि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी अप्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, और उस डिविडेंड को आपको फाइनेंसिंग में लेस करना है। और अगर उनके संबंध में कुछ सूचनाएं हो तो इस तरह से अकाउंट बनाकर हल करना है, और सूचना ना हो तो ओपनिंग क्लोजिंग के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 2 की। आप बात करेंगे उदाहरण संख्या 1 हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी पाठ्य पुस्तक को छापते समय कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई मिसप्रिंटिंग हुई है स्टूडेंट्स, क्योंकि उदाहरण संख्या 1 दिया ही नहीं गया है, और उदाहरण संख्या 2 जो करने के लिए कहा है उसमें जो डेटा काम में लेने हैं वो उदाहरण संख्या 1 के लेने, लेकिन वो भी नहीं दिए गए। हमने प्रश्न के सॉल्यूशन को देखते हुए प्रश्न तैयार किया है, तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। उदाहरण 1 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना करें, और उसमें क्या आंकड़े होने चाहिए वो इस तरीके से है। प्रचालन से आगम जो है वो दे रखी है 2 लाख रुपए, साथ ही साथ व्यय दिए हुए हैं, उपभोग की गई सामग्री 60,000 रुपए, कर्मचारी व्यय 70,000 रुपए, हास एवं परिशोधन व्यय दिए गए हैं 20,000 रुपए, और अन्य व्यय जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 8,000 रुपए। यहां अगर बात की जाए तो आपको 1,58,000 जो दिया गया है वो व्ययों का योग दिया गया है। इसके बाद में कर पूर्व लाभ 42,000 रुपए, वो कैसे आया है? 2 लाख में से 1,58,000 व्ययों को घटाया है तो 42,000 लाभ आया है। कर के लिए प्रावधान 10,000 रुपए हमने करके घटाए हैं, तो कर पश्चात लाभ हमें ज्ञात हुआ है 32,000 रुपए। आगे और अतिरिक्त सूचना में क्या क्या दे रखा है? व्यापारिक प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल जो कि प्रथम वर्ष में 20,000 है और द्वितीय वर्ष में 23,000 रुपए है। रहतिया जो कि 20,000 से 25,000 रुपए है। पूर्वदत्त बीमा जो कि 4500 से 5,000 रुपए है। व्यापारिक देय जो कि 30,000 से 28,000 रुपए है। बकाया कर्मचारी व्यय जो कि 10,000 से 11,000 रुपए है, और आयकर हेतु प्रावधान जो कि 11,000 से 10,000 है। अब अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करूं तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आपको 3 सूचनाएं यहां पर हो गई, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, साथ ही साथ लाभ हानि खाते में कर के लिए प्रावधान 10,000 रुपए दिया गया है। इसलिए आपको यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कर से पहले लाभ मालूम करना होगा, और कर से पहले लाभ मालूम कैसे करेंगे? 32,000 का प्रॉफिट है जो कि कर से कर के बाद है, और कर कितना लगाया गया? 10,000 रुपए। ये इसमें जोड़ दोगे तो कर पूर्व लाभ 42,000 रुपए आ जाएगा। तो अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसे हमने कैसे ज्ञात किया है? कर व असाधारण मदों से पूर्व लाभ, सवाल में 32,000 रुपए कर के पश्चात लाभ दिया गया है, और जैसा कि इनकम स्टेटमेंट में 10,000 रुपए क्या घटाए हुए हैं? कर के घटाए हुए हैं, इसलिए कर पूर्व लाभ की राशि है 42,000 रुपए। अब हम एक एक मद को समझते हैं। आ जाइए,
सबसे पहले अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया गया है 42,000, जो कि आपने फाइंड आउट कर लिया है। जैसा कि हमने फॉर्मेट में सीखा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखते हैं। अब हमें इनकम स्टेटमेंट का ढंग से अध्ययन करना है और ये देखना है कि कोई गैर रोकड़ी मद या कोई असाधारण मद तो नहीं है। तो यहां पर पूरी मदों को ध्यान से देखने के बाद उपभोग की गई सामग्री, ये भी व्यापार का खर्चा है, कर्मचारी व्यय, ये भी व्यापार का खर्चा है, लेकिन हाँ एवं परिशोधन व्यय जो 20,000 रुपए दिए गए हैं, ये व्यय आपको वापस जोड़ने होंगे क्योंकि ये गैर रोकड़ी मद है। तो यहां अगर बात की जाए तो डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए आप ऐड करेंगे और कोई भी मद नहीं है, इसलिए 42,000 में स्टूडेंट्स जब आप डेप्रिसिएशन 20,000 जोड़ेंगे तो आपका 62,000 रुपए प्रॉफिट आएगा, जिसे आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, और वर्किंग कैपिटल के लिए आपको क्या देखना होता है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर। तो यहां अगर मैं बात करूं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तो कोई मद है ही नहीं। एक एक मद देखते हैं। सबसे पहले व्यापारिक प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल, जो कि करंट असेट्स होते हैं और ये हो रहे हैं 20,000 से 23,000। इसका मतलब करंट असेट्स इंक्रीज हुई, और जब करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो उसे कोष्टक में रखा जाता है। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3,000 रुपए कोष्टक में रख दीजिए। इसके बाद में अगर बात करूं तो इन्वेंट्री जो है वो भी 20,000 से 25,000 यानी 5,000 इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5,000 रुपए। इसके बाद अगर बात करूं तो पूर्वदत्त बीमा जो कि करंट असेट्स है 4500 से कितनी हो रही है 5,000, तो 500 रुपए इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपए। व्यापारिक देय यानी कि ट्रेड पेबल जो कि करंट लायबिलिटी है 30,000 से 28,000 रुपए हो रही है, तो इसका मतलब 2,000 डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल ये भी बंद में आएंगे क्योंकि करंट लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो इसका मतलब पैसा जाना होता है। और बकाया कर्मचारी व्यय ये भी एक करंट लायबिलिटी है जो कि 10,000 से 11,000 हो रही है, यानी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब व्यापार में पैसा आया है, तो ये आपको खुले में रखना होगा। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इनका रिजल्ट आपको यहां रखना है। तो अगर मैं बात करूं तो 3,000 और 5,000 8,000, 8,500, 8,500 और 2,000 10,500, 10,500 में से 1,000 घटाएंगे तो 9,500 जो आता है वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक शेष आपके वर्किंग कैपिटल का आता है। जब 62,000 में से 9,500 आप लेस करते हैं तो यहां जो परिणाम आएगा वो आएगा 52,500, जो कि होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और अब अगर बात की जाए टैक्स पेड की, तो टैक्स पेड के लिए तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा। तो आइए बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्यों बनाना होगा। अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की बात करूं तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको इसलिए बनाना होगा क्योंकि यहां पर टैक्स से संबंधित 3 सूचनाएं दी गई हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और साथ ही साथ लाभ हानि खाते में कर के लिए प्रावधान दे रखा है 10,000 रुपए। तो आइए बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, जिसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 11,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000 रुपए और लाभ हानि खाते से आपने कितना चार्ज किया है 10,000, जो कि प्रश्न में दे रखा है लाभ हानि खाते में, आप देख सकते हैं। और यहां पर अंतर जोड़ बाकी करके जब आप निकालेंगे तो टू कैश आएगा 11,000 रुपए, जो कि आपने नकद में भुगतान किया है। तो अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में टैक्स पेड में लिख देंगे 11,000 रुपए, और जब 52,500 में से आप 11,000 रुपए लेस करते हैं तो 41,500 रुपए कैश बचेगा, जिसे आप बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये क्या है, धनात्मक शेष है, इसका मतलब ये नेट कैश इनफ्लो है। अब अगर अगले उदाहरण की बात करें तो उदाहरण संख्या 3 क्या कह रहा है वो देखिए। दी गई सूचनाओं से प्रचालन से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करें, यानी कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है और कैश फ्लो या इनफ्लो या आउटफ्लो को मालूम करना है। तो हमें जो सूचना दी गई है वो क्या क्या दी गई है। प्रचालन से आगम दिया गया है 60,000 रुपए, अन्य आय
5,000 रुपए और कुल योग दे रखा है 65,000 रुपए। व्यय जिसमें उपभोग की गई सामग्री 15,000 रुपए, कर्मचारी लाभ 10,000 रुपए, हास और परिशोधन व्यय दिए गए हैं 7,000 रुपए, अन्य व्यय दिए गए हैं 13,000 रुपए, 45,000 रुपए कुल खर्चों का योग है। 65,000 में से 45,000 घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है कर से पूर्व लाभ वो है 20,000 रुपए। कराधान के लिए प्रावधान 8,000 रुपए, कर घटाया आपने 8,000 रुपए, कर के पश्चात लाभ है 12,000 रुपए। अब यहां अगर बात की जाए तो अन्य आय में क्या क्या शामिल है, ये जो अन्य आय दी हुई है 5,000 रुपए, इसमें मशीन के विक्रय पर 2,000 का लाभ हुआ है और आयकर की वापसी हुई है 3,000 रुपए। साथ ही साथ हास और परिशोधन व्यय जो कि हास आपको दिया हुआ है 7,000 रुपए, इसमें क्या क्या शामिल है, हास दिया हुआ है 5,000 रुपए और ख्याति का परिशोधन व्यय दे रखा है 2,000 रुपए। इसके अलावा जो अन्य व्यय हैं उसमें किराया 10,000 रुपए हैं और उपकरण के विक्रय पर हानि 3,000, ऐसे करके 13,000 रुपए अन्य व्यय के दिए हुए हैं। अतिरिक्त सूचना में टैक्स की राशियां दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, देय किराया जो कि करंट लायबिलिटी होता है, लेन दिया हुआ है, देनदार दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको स्टॉक दिया हुआ है। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बदलना होगा, तो आपको प्रश्न में जो कर के बाद लाभ है वो 12,000 दिया गया है, साथ ही साथ 8,000 रुपए कर दिया गया है। 12,000 में 8,000 जोड़ने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000 होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर आयकर की वापसी प्राप्ति भी हुई है, इस कारण आयकर की वापसी प्राप्ति जो कि प्रॉफिट में जुड़ी हुई है उसे एक बार घटाना पड़ेगा। तो किस तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको आफ्टर टैक्स 12,000 रुपए दिया गया है। इस 12,000 रुपए में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,000 रुपए जो पीएनएल में घटाया हुआ वो जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 20,000 रुपए और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिफंड हुआ है 3,000 रुपए से लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वास्तविक राशि आ जाती है 17,000 रुपए, जिससे आप कैश फ्लो की क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो यहां अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 17,000 रुपए दिया गया है, आपने मालूम किया है। अब अगर यहां बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जिन्हें हमें कैलकुलेट करना होगा, तो यहां पर हास और परिशोधन व्यय में अगर आप देखेंगे तो हास दिया गया है 5,000 रुपए और ख्याति 2,000 रुपए, ये दोनों ही नॉन कैश आइटम है तो इन्हें वापस जोड़ना होगा। इसके अलावा मशीनरी के विक्रय पर लाभ 2,000 रुपए, ये जुड़ा हुआ है लाभों में, इसे क्या करना होगा, लेस करना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उपकरण के विक्रय पर हानि दी गई है 3,000 रुपए, इसे आपको लाभों में वापस जोड़ना होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन जिसकी राशि दी गई है 5,000 रुपए, गुडविल अमोर्टाइज जिसकी राशि दी गई है 2,000 रुपए और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट जो कि है 3,000 रुपए और साथ में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो कि 2,000 रुपए आपको घटाना है, इसलिए आप इसे कोष्टक में रखेंगे। जो चीज जोड़नी है उसे कोष्टक से बाहर और जो घटाना है उसे कोष्टक के अंदर। ये असाधारण मदें हैं और या फिर गैर रोकड़ी मदें हैं। इन्हें एडजस्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका 8,000 रुपए रिजल्ट आ रहा है जो कि आप 17,000 में जोड़ देंगे। 17,000 और 8,000 जोड़ने के बाद 25,000 रुपए राशि आती है जिसे आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब अगर यहां बात की जाए तो आपको करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स को लेना है, टैक्स को लेना नहीं है। टैक्स को यहां पर करंट लायबिलिटी होती करंट लायबिलिटी, लेकिन यहां पर इसे करंट की तरह ट्रीट नहीं करना है। सबसे पहले देय किराया जो कि एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है जो कि 2,000 से कितनी हो रही है, 2,500 रुपए हो रही है, इसलिए इसे क्या करेंगे, 2,000 से अगर 2,500 रुपए हो तो 500 रुपए करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ओपन में आएगी क्योंकि इसका मतलब पैसा आना। तो इंक्रीज इन रेंट पेबल 500 रुपए खुले में रखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो लेनदार जो कि 21,000 से 25,000 हो रहे हैं, ये भी ओपन में आएंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल जो कि है 4,000 रुपए
अब अगली मत देखते हैं जो कि दे रखी है ट्रेड रिसीवेबल, जो कि 15,000 से 21,000 हो रही है, तो ये बढ़ रही है और जब करंट असेट्स बढ़ती है तो उन्हें कैश फ्लो में घटाना होता है, तो 6,000 रुपए आप ब्रैकेट में रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब अगली मद जो है वो है इन्वेंट्री, जो कि 25,000 से 22,000 हो रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3,000 रुपए इन्वेंट्री कम हो रही है जिसे ओपन में लिखेंगे। अब इसका परिणाम जब हम निकालते हैं तो इसका परिणाम जो आ रहा है स्टूडेंट्स वो होगा 7,500 1,500 रुपए धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, तो इसमें जुड़ जाएगा 26,500 रुपए आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, 26,500 आ रहा है। अब टैक्स के लिए तो हमें क्या करना होगा, अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि टैक्स से संबंधित हमारे पास 3 सूचनाएं उपलब्ध है, जैसा कि टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग 13,000 और टैक्स आपने कितना चार्ज किया है 8,000 रुपए लाभ हानि खाते से चार्ज किया। तो देखिएगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट किस तरीके से तैयार करेंगे। तो यहां अगर बात की जाए तो प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस जो कि आपको कितना दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 13,000। तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 10,000, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 13,000 और आपने पीएनएल से चार्ज किया है, वो कितना चार्ज किया है, पीएनएल से चार्ज किया है 8,000 रुपए। तो जब आप इन्हें जोड़ते हैं 10 और 8 18,000, तो यहां पर राशि आती है 5,000 रुपए, जो कि आपने कर का भुगतान किया है। तो यहां अगर बात की जाए तो 5,000 रुपए, 8,000 तो आप जोड़ चुके हैं जो कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब की है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है, वहां 8,000 जोड़ चुके हैं। अब बात आती है घटाने की, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उस टैक्स को घटाया जाता है जो वास्तव में आपने नकद चुकाया है। तो नकद आपने कितना चुकाया है 5,000 रुपए, तो यहां पर आप लिखेंगे इनकम टैक्स पेड 5,000, लेकिन साथ ही साथ आपको 3,000 रुपए टैक्स के वापस रिफंड भी हुए हैं जिसे आपको यहां जोड़ना होगा। तो यहां 2,000 रुपए आप जब लेस करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आता है 24,500 रुपए, जिसे आप कहेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 4 की। चार्ल्स लिमिटेड ने परिसंपत्तियों पर 20,000 रुपए हास प्रभावित करने के पश्चात 30,000 रुपए सामान्य संचय में हस्तांतरण करने के बाद 1 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया। यानी 1 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया कब, जब वो 20,000 रुपए परिसंपत्तियों पर हास लगा चुके हैं और 30,000 रुपए जर्नलिज्म में क्या कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं। 7,000 रुपए से ख्याति को क्या किया गया, अपलिखित कर दिया गया तथा मशीनरी के विक्रय पर 3,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। मशीन को बेचने पर 3,000 का लाभ हुआ है और 7,000 रुपए ख्याति को अपलिखित किया गया है। आपके लिए उपलब्ध अन्य जानकारियां, चालू परिसंपत्तियों चालू देनदारियों में जो परिवर्तन हुआ, व्यापारिक प्राप्यों में 3,000 रुपए की वृद्धि, व्यापारिक देय में 6,000 रुपए की वृद्धि, पूर्वदत्त व्ययों में 200 रुपए की वृद्धि तथा बकाया व्ययों में 2,000 रुपए की कमी दर्शाई गई है। प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना करें। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिया गया है इसे बिफोर टैक्स में बदलते हैं, लेकिन यहां टैक्स की कोई सूचना नहीं है इसलिए हम 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट लेंगे। 20,000 रुपए हास घटाया गया है, इसे जोड़ेंगे। 30,000 रुपए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया गया है, इसे भी जोड़ेंगे क्योंकि लाभों में से घटा हुआ है। 7,000 रुपए ख्याति अपलिखित की गई है, ये भी एक नॉन कैश आइटम है, इसे भी वापस जोड़ेंगे। और 3,000 रुपए मशीन बेचने का लाभ हुआ है, ये लाभ इसमें जुड़ा हुआ है, इसे लेस करेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं है। इन चारों क्रियाओं को करने के बाद जो आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और वर्किंग कैपिटल से संबंधित मदें आपको दे रखी है, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल में 3,000 की वृद्धि हुई तो इसे आप कम करेंगे यानी घटाएंगे। व्यापारिक देय में 6,000 रुपए की वृद्धि हुई, इसे आप जोड़ेंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी जब बढ़ती है तो जोड़ा जाता है। पूर्वदत्त व्ययों में 200 रुपए की वृद्धि हुई, इसे आप घटाएंगे क्योंकि करंट असेट्स में वृद्धि हो रही है। बकाया व्ययों में 2,000 रुपए की कमी हुई, करंट लायबिलिटी जिसमें 2,000 की कमी हो रही है तो इसे भी आप घटाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन ही मान लें 1 लाख रुपए आपको दिया गया है। इसके बाद में डेप्रिसिएशन जो कि दिया गया है 20,000 रुपए,
गुडविल अमोर्टाइज्ड जो कि दी गई है 7,000 रुपए। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000 रुपए लेस करेंगे आप। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो कि दिया गया है 30,000 रुपए, ये आ गया 54,000 रुपए। 1,54,000 आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब अगर बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो 3,000 से बढ़ रहे हैं तो इन्हें आप घटाएंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3,000 कोष्टक में रखें। साथ ही साथ ट्रेड पेबल 6,000 रुपए से बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसे खुले में रखेंगे क्योंकि इन्हें जोड़ना है। 6,000 रुपए इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। इसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है 200 की वृद्धि बता रहे हैं तो 200 रुपए लेस करेंगे आप। साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 2,000 से डिक्रीज हो रहे हैं तो इसे भी आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। और जब इसका रिजल्ट निकाला जाएगा तो इसका रिजल्ट आ रहा है 3 और 2 5200 यानी 800 रुपए धनात्मक बच रहे हैं। 1,54,000 में आप 800 रुपए जोड़ते हैं तो 1,54,800 रुपए आ रहा है, जिसे आप बोलेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहां पर टैक्स पेड वगैरह ऐसी सूचनाएं नहीं है। तो आज के भाग में हमने अप्रत्यक्ष विधि से परिचालन क्रियाओं की किस तरह से गणना की जाती है इसके बारे में बात की। अगले भाग में हम बात करेंगे वित्तीय गतिविधि और विनियोग गतिविधि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।